Okay, today we are going to study three topics for ATP: metals, electrolysis, and experimental chemistry. कोशिश करेंगे तीनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करें. एज फॉर मेटल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस द क्वेश्चंस आर एग्जैक्टली सिमिलर, मोस्टली सिमिलर एज दैट यू फाइंड इन योर थ्योरी पेपर. फॉर एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री उसमें कुछ चीज़ें आपको डिफरेंट दिख सकती हैं, बट द रेस्ट ऑफ द अदर थिंग्स वुड बी सेम. यस, थोड़ा सा काम जो है वो छोटा छोटा होता है इनका, तो हम एक साथ देख सकते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर क्वेश्चंस. देखोगे ना तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा. मेटल्स, इलेक्ट्रोलिसिस एंड एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री. एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के साथ जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस आते हैं. इट्स ओके अगर हमें इसकी एक और क्लास रखनी पड़ी तो हम एक और क्लास रख लेंगे. संडे को हम क्लासेस डबल कर लेंगे, हो जाएगा हमारा काम. अच्छा, इन चैप्टर्स का मुझे कोई आपको ओवरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने थ्योरी में चैप्टर्स जो चीज़ें इनके बारे में पढ़ी हैं वही आपका एटीपी में भी होता है. तो मुझे कुछ अलग से इन चैप्टर्स के बताने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हम डायरेक्टली जो है आज इसके पास पेपर स्टार्ट कर देते हैं. एंड यस ऑफ कोर्स, अभी आपकी जो क्वेरीज हैं, अभी जो ड्यूरिंग क्लास जो आपकी क्वेरीज आती हैं, आप लोग मुझे भी मैसेज कर सकते हैं. एंड वी हैव मिस हुस्वा एज अ को होस्ट, तो आप उनको भी मैसेजेस कर सकते हैं. आपको डायरेक्ट मैसेज करना पड़ेगा, तो आपकी मीनवाइल क्वेरी सॉल्व होती जाएंगी, बट शी वुड बी रिप्लाइंग यू ओवर द टेक्स्ट. तो आप थोड़ा सा फॉलो कर लीजिएगा. अच्छा बेटा, जिसको रिव्यू चाहिए चीज़ों का वो अभी आज की क्लास तो हमने स्टार्ट की नहीं है ना, अभी जस्ट कर रहे हैं. बाकी पुरानी क्लासेस का जो रिव्यू चाहिए तो थोड़ा क्लास के एंड पे रुक जाना, डिस्कस कर लेना. अच्छा, दिस चैप्टर इज फ्रॉम मेटल्स. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर मेटल्स, और इस क्वेश्चन वन में कह रहा है, अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द रस्टिंग ऑफ आयरन. फिगर 1.1 shows the apparatus the student uses. apparatus X में वी हैव आयरन नेल, ठीक है, और साथ में वाटर है एंड दिस टेस्ट ट्यूब. और ये बॉइलिंग ट्यूब क्या लिया हुआ है इन्होंने, ये आपको वो पूछेगा भी. तो यूजुअली हम लोग बॉइलिंग ट्यूब लेते हैं इस काम के लिए. आप टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हैं. टेस्ट ट्यूब और बॉइलिंग ट्यूब में डिफरेंस ये होता है, बॉइलिंग ट्यूब में कि हम लोग हीटिंग कर सकते हैं, बट टेस्ट ट्यूब की हम हीटिंग नहीं कर सकते. अच्छा, टेस्ट ट्यूब क्रैक कर जाती है अगर आप इसको हीट करेंगे. और टेस्ट ट्यूब और बॉइलिंग ट्यूब में एक डिफरेंस ये होता है कि जो बॉइलिंग ट्यूब होती है वो थोड़ी सी वाइड बोर की होती है, डायमीटर उसका बड़ा होता है. ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ ब्यूरेट. ब्यूरेट कैसे है भाई ये. अच्छा जी, रस्टिंग ऑफ आयरन आपने थ्योरी पेपर में भी पढ़ा है कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं. एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन मेटल्स के होते हैं जैसे थ्योरी में होते हैं. अच्छा, एक्सपेरिमेंट बी में दे आर सेइंग ये हैव अ आयरन नेल बट ड्राई एयर. ड्राई एयर मींस नो वाटर. ठीक है, देयर विल बी ऑक्सीजन प्रेजेंट बट नो वाटर. वाटर इज नॉट प्रेजेंट. ऑक्सीजन गैस तो होगी लेकिन वाटर नहीं होगा इसमें. और जो एक्सपेरिमेंट ए में वी हैव वाटर एज वेल एज ऑक्सीजन, बोथ आर प्रेजेंट, एंड वी नो रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन एंड वाटर बोथ आर रिक्वायर्ड. Similarly, in experiment C, they have water, but they have placed a layer of oil over the water. This layer of oil actually prevents the oxygen from the atmosphere going into the water. अच्छा जी, नेम द apparatus X. अब apparatus X को आप बॉइलिंग ट्यूब लें. इन केस अगर आप उसको टेस्ट ट्यूब लिख देते हैं तो वो भी सही है, गलत नहीं होगा, बट हम लोग यूजुअली इसको बॉइलिंग ट्यूब में करते हैं, टेस्ट ट्यूब में नहीं कर रहे होते इस तरह के काम. स्टेट वाई स्टॉपर इज यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट बी. वाई दे आर यूजिंग स्टॉपर. हमने ड्राई एयर लिया है, अब एयर में भी तो वाटर वेपर्स होते हैं. टू प्रिवेंट मॉइस्चर एंटरिंग इनटू द बॉइलिंग ट्यूब, दैट्स व्हाई वी हैव प्लेस्ड अ स्टॉपर. टू प्रिवेंट वाटर. वाटर जो एयर में होता है उसको मॉइस्चर भी कहते हैं, इसलिए बार बार मैं मॉइस्चर कह रहा हूँ उसको. वाटर और मॉइस्चर एंटरिंग इनटू द ट्यूब या बॉइलिंग ट्यूब. अच्छा जी, ऑप्शन सी सेज स्टेट व्हाई द वाटर इन एक्सपेरिमेंट सी इज बॉइल्ड बिफोर यूज. अब एक्सपेरिमेंट सी में दे आर टेकिंग बॉइल्ड वाटर, इट मींस टू रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर. जब हम वाटर को बॉइल करते हैं तो उससे ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है. टू रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर. तो अब आप मुझे बताएं कि एक्सपेरिमेंट ए बी सी में से कौन सी ट्यूब में रस्टिंग होगी. अच्छा, ऑप्शन डी में इज सेइंग स्टेट वाई लेयर ऑफ ऑयल इज यूज इन एक्सपेरिमेंट सी. तो लेयर ऑफ ऑयल इसलिए यूज किया हुआ है टू प्रिवेंट
ऑक्सीजन एंटरिंग इनटू वाटर। अच्छा जी, पार्ट डी में दे आर सेइंग द एक्सपेरिमेंट्स आर लेफ्ट फॉर 1 week, प्रिडिक्ट इन विच ऑफ द एक्सपेरिमेंट द नेल विल हैव रस्टेड। Rusting will occur in that boiling tube where both the conditions are provided for rusting, which is oxygen and water. तो हमारे पास कौन सी ट्यूब में रस्टिंग होगी? ओनली इन बॉइलिंग ट्यूब ए। एक्सपेरिमेंट ए में रस्टिंग होगी, बी और सी में नहीं होगी, क्योंकि बी में ऑक्सीजन नहीं है, और सॉरी, सी में ऑक्सीजन नहीं है और बी में आपके पास वाटर नहीं है। बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग। ओनली इन experiment A, right? Why? Because explain your prediction. How would you explain it? Because both oxygen and water are available which are required for rusting. Exactly. वाटर में ऑलरेडी ऑक्सीजन होती है, लेकिन ऑक्सीजन इन्होंने एक्सपेरिमेंट सी में बॉइल्ड वाटर लिया। बॉइल्ड वाटर मींस यू हैव रिमूव द ऑक्सीजन। व्हेन यू हीट द वाटर, तो ऑक्सीजन, जब भी हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं ना, तो उसमें जो गैसेस डिसॉल्व होती हैं, दे कम्स आउट। ठीक है, द इंक्रीजिंग और हीटिंग एनी लिक्विड decreases the solubility of gases. If you are heating the water up to its boiling point, all the gases in the water will leave the water. ठीक है भाई, आगे बढ़ें। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा सा रियल एटीपी की तरफ आते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में ग्राफ तो नहीं है, इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं ग्राफ वाला करवाता हूँ, बट मेटल्स का इस तरह का क्वेश्चन, ये जो टेबल है, इस टेबल को जरा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस टेबल को किस तरह से डील कर रहे होते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 says a student investigates a solid metal carbonate using two different methods. Method 1, the student measures the mass of an empty test tube, adds some metal carbonate to the test tube and measure the mass again. Heats the test tube strongly, then lets it cool. अब यहाँ पे देखें, टेस्ट ट्यूब को हीट कर रहा है, विच इज नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है, मे बी इस क्वेश्चन में वो आगे चल के क्वेश्चन बना दे कि इस प्रॉब्लम एक्सपेरिमेंट में हम क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, हीटिंग इन द टेस्ट ट्यूब, बट यूजुअली कर सकते हैं, टूट सकती है वो। आगे कह रहे हैं मेजर द मास ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड कंटेंट्स अगेन, हीट द टेस्ट ट्यूब अ सेकंड टाइम, देन लेट इट कूल, measure the mass of the test tube and the contents again, heat the test tube a third time, then let it cool, measure the mass of the test tube and the contents again। कर क्या रहे हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले इन्होंने एक एम्प्टी टेस्ट ट्यूब का मास लिया, उसके बाद उसमें कुछ मेटल कार्बोनेट डाला, और मेटल कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो मेटल कार्बोनेट विल डीकम्पोज, वो डीकम्पोज होगा तो उसमें से मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल लीव द टेस्ट ट्यूब, जिसकी वजह से जो सैंपल है टेस्ट ट्यूब में उसका मास डिक्रीज होगा, राइट। अच्छा, मास डिक्रीज होगा तो आपने हाउ कैन यू इंश्योर कि वाकई में सारा का सारा मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज हो गया है? तो आप एक बार हीट करने के बाद यू लीव इट टू कूल एंड देन यू रीहीट इट अगेन। जब आप उसको रीहीट करेंगे तो अगर फर्दर कोई मास डिक्रीज होता है तो इट मीन्स के पहली बार सारी की सारी डिकम्पोजिशन नहीं हुई। पहले इन्होंने एम्प्टी टेस्ट ट्यूब का मास लिया, देन टेस्ट ट्यूब एंड मेटल कार्बोनेट बिफोर हीटिंग, उसमें सैंपल डाला। अब ये जो मास है ना, ये है टेस्ट ट्यूब प्लस मेटल कार्बोनेट। अगर आप इन दोनों मासेस को माइनस करेंगे तो जो मास ऑफ मेटल कार्बोनेट है टेस्ट ट्यूब में वो आ जाएगा। आपने इसको फर्स्ट टाइम हीट किया तो अब देखिए मास डिक्रीज हो गया, सेकेंड टाइम हीट किया तो देखिए मास और डिक्रीज हुआ। इसका मतलब है फर्स्ट टाइम कंप्लीट डिकम्पोजिशन नहीं हुई थी। जब आपने इसको थर्ड टाइम हीट किया तो देखें अब देयर इज नो चेंज इन मास, इट मींस के सेकेंड टाइम डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो गई है। और ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कंफर्म हो जाए कि जब के सब मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ है या नहीं हुआ। कैलकुलेट द मास ऑफ मेटल कार्बोनेट यूज्ड, तो मास ऑफ मेटल कार्बोनेट यूज आप कैसे निकालेंगे? जो एम्प्टी टेस्ट ट्यूब का मास है और मास ऑफ टेस्ट ट्यूब प्लस मेटल कार्बोनेट का जो मास है, इन दोनों मास को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट द मास ऑफ मेटल कार्बोनेट यूज्ड।
ठीक है। अब देखिए, मैं मेटल कार्बोनेट को डायरेक्टली मास बैलेंस पे तो नहीं डाल सकता। अगर मैं डाल दूंगा तो मैं उसको उठाऊंगा कैसे वापस। इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले एम्प्टी टेस्ट ट्यूब का मास लेते हैं, उसमें मेटल कार्बोनेट डालते हैं। तो मास ऑफ टेस्ट ट्यूब प्लस मेटल कार्बोनेट, तो इसको हम माइनस करेंगे फ्रॉम द मास ऑफ एम्प्टी टेस्ट ट्यूब। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो सिर्फ मास ऑफ मेटल कार्बोनेट आ जाएगा। तो जल्दी से आंसर बता दें, इसका कितना आ रहा है? 63.34 माइनस 59.14। सब डिफरेंट वैल्यूज क्यों बता रहे हो? एक ही वैल्यू आनी चाहिए ना। 63.84 minus 59.14, this would give you 4.2। यस। अब आपने अगर इस वैल्यू को 4.2 लिखा तो ये गलत है। अब आपने इसको अप टू 2 डेसिमल प्लेस लिखना है। कैसे पता 2 डेसिमल प्लेस लिखना है? क्योंकि जो इन्होंने ऑलरेडी जो मासेस दिए हुए हैं वो सारे किस में दिए हुए हैं? 2 डेसिमल प्लेस में दिया हुआ है ना। यू विल राइट इट 4.20। राइट। कैलकुलेट द चेंज इन मास ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब आफ्टर हीटिंग। जब आपने हीट कर लिया है उसको तो उसके बाद कितना मास रह गया उसका? 61.14। ठीक है। तब आपने क्या करना है, आफ्टर हीटिंग जो चेंज इन मास आया है, देखो बिफोर हीटिंग जो टेस्ट ट्यूब प्लस सैंपल का मास था वो 63.34 था, इसको माइनस करोगे। आफ्टर हीटिंग जो मास आया आपका वो 61.14 आया है। अब कौन सी हीटिंग देखे, आप फाइनल कितना मास आपने निकाला है उसका करेंगे ना। अब फर्स्ट टाइम जो हीटिंग की थी उसमें कंप्लीट डिकम्पोजिशन नहीं हुआ था। You have to subtract the mass before heating and final mass after heating, जब चेंज होना बंद हो गया है मास। जब आप इन दो वैल्यूज को माइनस करेंगे, 63.34 माइनस 61.14, you are getting 2.2, but you will write it 2.20। explain why the student heats the metal carbonate 3 times। क्यों भाई हमने 3 times हीट किया है? टू इंश्योर दैट द रिएक्शन इज कंप्लीट। टू इंश्योर reaction is complete and all the metal carbonate is decomposed। ठीक है बेटा। पार्ट बी में दे आर सेइंग व्हाई दे हैव टू हीट द मेटल कार्बोनेट 3 times, because first time when they heated there was a decrease in mass. Of course some of the metal carbonate must have decomposed, but in order to confirm whether all the metal carbonate has been decomposed or not, you had reheated it again। when you reheat it again there is a decrease in mass, it means first time में सारा का सारा metal carbonate decompose नहीं हुआ था। it's not for accuracy, this is to ensure कि reaction has completed, सबका सब metal carbonate decompose हुआ है नहीं हुआ। भाई हो सकता है ना, आपको क्या पता कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना बंद हो गई है, क्योंकि बबल्स तो आ नहीं रहे, क्योंकि सॉलिड सैंपल को हीट कर रहा है ना, कोई सोल्यूशन तो इसमें है नहीं। तो फिर आपने उसको एक बार यू लेट इट टू कूल डाउन, फिर आपने उसको मास मेजर किया, फिर आपने दोबारा से हीट किया उसको, और फिर आपने दोबारा से मास मेजर किया तो आपने देखा कि मास तो और डिक्रीज हो गया। इसका मतलब है फर्स्ट टाइम तो सारा का सारा डिकम्पोज नहीं हुआ था, लेकिन आप सेकंड टाइम भी कैसे कह सकते हैं कि अब सब डिकम्पोज हो गया? तो अब आप क्या करेंगे, उसको थर्ड टाइम हीट करने के बाद दोबारा से मास मेजर करेंगे। अगर थर्ड टाइम इफ देयर इज स्टिल अ डिक्रीज इन मास, इट मींस के थर्ड टाइम भी डिक्रीज सारा का सारा डिक्रीज नहीं हुआ था, तो आप फोर्थ टाइम जाके उसको हीट करेंगे। लेकिन अगर मास कांस्टेंट आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है उससे पहले वाली ऑब्जर्वेशन में आपने सब मास डिकम्पोज कर दिया। तो अब क्योंकि मास सेम आ रहा है, इट मींस ऑल द मेटल कार्बोनेट मस्ट हैव डिकम्पोज्ड। अब मजीद आपको हीट करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट पार्ट सेज द मेटल इन द मेटल कार्बोनेट इज रिप्रेजेंटेड बाय m। द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज शोन। आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट m, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि जो मेटल m है उसका जो चार्ज होगा इट हैज टू बी +2, बिकॉज कार्बोनेट आयन हैज अ चार्ज ऑफ 2 नेगेटिव। इफ द फॉर्मूला दे आर गिवन इज MCO3, इट मींस के जो 2 और 2 है वो कॉमन नंबर होके 1 बनेगा ना। तो मेटल M का जो चार्ज होगा इट हैज टू बी 2 पॉजिटिव। अब अगर वो 2 पॉजिटिव चार्ज है तो वो कौन से ग्रुप का है? वो ग्रुप 2 का भी हो सकता है, लेकिन वो कोई ट्रांजिशन मेटल भी तो हो सकता है। तो हम श्योरिटी से तो नहीं बता सकते फिलहाल।
आगे कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ चेंज इन मास ड्यूरिंग हीटिंग, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीव्स द बॉइलिंग ट्यूब और टेस्ट ट्यूब, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस escapes the test tube. Next, they are saying the molecular mass of carbon dioxide is 44. Use your answer to A2 to calculate the number of moles of carbon dioxide made in the reaction. Now it's moles. थ्योरी तरह का क्वेश्चन है, थ्योरी रिलेटेड. अब A2 में देखो, ये जो इंफॉर्मेशन गिवन होती है ना एटीपी में, इट इज वेरी हेल्पफुल कि वो आपको बता देता है कि कौन से पार्ट का आपको क्वेश्चन यूज करना है, और वो बहुत काम आता है आपके. अब आप पार्ट A2 में जाएं और A2 में देखें कि आपने क्या निकाला है. यू हैव फाउंड द टोटल चेंज इन मास, और जो टोटल चेंज इन मास है, इट इज बेसिकली द मास ऑफ मेटल कार्बोनेट दैट हैज बीन डीकम्पोज्ड. जो पार्ट मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ है, तो डिक्रीज इन मास क्यों आया है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई. तो जो भी डिक्रीज इन मास आ रहा है या चेंज इन मास आ रहा है, वो सारा का सारा मास किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकलने की वजह से. तो इट मींस दिस मास 2.2 ग्राम इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट हैज एस्केप्ड द टेस्ट ट्यूब. राइट, तो दिस 2.2 ग्राम इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बाहर चली गई है. जब भी तो चेंज इन मास आया. देखो, मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड तो अभी भी आपका उसी में है ना, कंटेनर टेस्ट ट्यूब के अंदर ही है. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो बाहर निकल गई, जिसकी वजह से डिक्रीज इन मास आ रहा है. तो जो 2.2 ग्राम मास है, वो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है दैट हैज एस्केप्ड द टेस्ट ट्यूब. So you have to find the moles of carbon dioxide. You know the molecular mass of carbon dioxide. You know the mass of carbon dioxide from your part A2. So how would you find the moles? Moles का formula लगाएंगे, which is mass over molecular mass. Mass is 2.2, mr is 44. तो कितने मोल्स आ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के? 0.05 मोल. ठीक है. अब अगर आपके पास यूनिट नहीं लिखा हुआ है, 0.05 आ रहा है बेटा. अब अगर आपके पास यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा हुआ है, तो यू हैव टू राइट द यूनिट फॉर मोल्स. 0.05 आ रहा है. Use the equation to calculate the number of moles of metal carbonate used in the experiment. Now you have to use this stoichiometry. You have to find the moles of metal carbonate. If you see the equation, 1 mole of metal carbonate is producing 1 mole of carbon dioxide. 1:1 का रेशियो है. तो कितने मोल्स ऑफ मेटल कार्बोनेट मस्ट हैव डीकंपोज टू प्रोड्यूस 0.05 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? दैट वुड गिव यू द सेम मोल्स ऑफ मेटल कार्बोनेट. तो ये भी कितना आएगा? 0.05 मोल. 1:1 का रेशियो है ना. तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड बना है, उतने ही मोल्स ऑफ मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ है. राइट. अभी सारी बातें मोल्स में ही चल रही हैं. आगे कह रहे हैं यूज योर आंसर्स टू A1 एंड C3. अब C3 में आपने क्या निकाला है? आपने मोल्स निकाले हैं मेटल कार्बोनेट के. और A1 में आपने क्या निकाला था? पार्ट A1 में आपने निकाला था मास ऑफ मेटल कार्बोनेट यूज्ड. जो इनिशियली आपने मेटल कार्बोनेट लिया था, उसका मास निकाला था, जो था 4.2 ग्राम्स. दिस वाज द मास ऑफ मेटल कार्बोनेट, 4.2 ग्राम्स. और C3 में आपने मोल्स ऑफ मेटल कार्बोनेट निकाले. भाई यही मास है, वही तो डिकम्पोज हुआ है. आपने स्टोइचियोमेट्री से कार्बन डाइऑक्साइड के मोल से इस मेटल कार्बोनेट का जो मोल्स डिकम्पोज हुआ है, वो आपने निकाला 0.05 मोल. और मास कितना डिकम्पोज हुआ था, वो आपने मेजर करते वक्त निकाल लिया था. तो ये जो मोल्स हैं, बेसिकली ये इस मास के बराबर ही तो हैं. दीज टू आर इक्विवेलेंट. मतलब 4.2 ग्राम मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज जो हुआ है, वो 0.05 मोल्स ऑफ मेटल कार्बोनेट ही है. मतलब ये जो 0.05 मोल्स ऑफ मेटल कार्बोनेट है, वो इसी मास के तो मोल्स हैं. मास ऑफ 1 मोल ऑफ मेटल कार्बोनेट क्या होगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास. तो आपको ये पता है कि 4.2 ग्राम में मोल्स कितने हैं? 0.05. तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? यूज द फॉर्मूला अगेन, नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर mr. 0.05 मोल्स ऑफ मेटल कार्बोनेट का जो मास है, वो 4.2 ग्राम है. आपने यहां से मॉलिक्यूलर मास निकालना है. तो ये मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है आपके पास? दिस इज कमिंग आउट एज 84 ग्राम्स. क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो. इट्स अप टू यू, जैसे समझ आ जाए. लिमिटिंग और एक्सेस का भी मुझे क्या करना है? इसमें कुछ भी नहीं करना. वो तो मुझे डायरेक्टली प्रोडक्ट की बात कर रहा है, और उससे रिएक्टेंट कितना रिएक्ट हुआ था वो देखना है.
तो मुझे तो डायरेक्ट स्टोइचियोमेट्री देखनी है ना, इसमें तो रिएक्टेंट ही एक है, लिमिटिंग और रिएक्टेंट का तो कोई चक्कर ही नहीं है। Calculate the atomic mass of metal M. Now, if you know the molecular mass of metal carbonate, the formula for metal carbonate is MCO3. अब 1 मोल का मास इज इक्वल टू दी मोलिकुलर मास जो कि 84 ग्राम है। अब अगर मैं इस मेटल कार्बोनेट का आपको मोलिकुलर मास निकालने के लिए कहूं तो यू डू नॉट नो दी एटॉमिक मास ऑफ मेटल एम, तो वी हैव 1 मोल ऑफ मेटल एम, 1 into atomic mass of metal m plus you have 1 carbon, 12 into 1 you have 3 oxygen, 3 into 16, this must be equals to 84. So from here you can find the atomic mass of metal M, जो कि हमारे पास कितना आ रहा है, 24। ठीक है भाई। ड्यू टू एन इश्यू विद द क्वेश्चन 5C1 द क्वेश्चन हैज बीन रिमूव फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर। ओके चलो, ये देखो कैम्ब्रिज भी गलतियां करता है। ठीक है, तो दे हैव रिमूव 5C6, ये निकाल दिया था मैंने। हुसैन बेटा रिकॉर्डिंग अपलोड हो रही है, हो रही है, जरा मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे क्लास के बाद, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे रिकॉर्डिंग अपलोड हुई हुई है। अच्छा जी, क्वेश्चन मेथड 2। अच्छा, दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस क्वेश्चन, चल रहा है अभी। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, मेटल कार्बोनेट का मास नहीं लिया, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड होगा मेटल कार्बोनेट को डिकम्पोज करने पे, या तो वो मेजर कर सकते हैं या मेटल कार्बोनेट को हम रिएक्ट भी करवा सकते हैं। मेथड 2 में कह रहे हैं द स्टूडेंट मेजर्स 0.2 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट, सेट्स अप द apparatus shown in the diagram, removes the bung and quickly adds the metal carbonate. Replace the bung, measure the total volume of gas collected when all the metal carbonate has reacted. ठीक है। Name the apparatus used to collect carbon dioxide gas. This is your gas syringe. State the volume of carbon dioxide gas collected. अब आप किस तरह से वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कलेक्टेड पढ़ेंगे, यहां से 100 सेंटीमीटर क्यूब की इसकी कैपेसिटी है। अगर मैं यहां से डिविजन देखूं तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो ईच डिवीजन अकाउंट्स फॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो ये कितना बन रहा है हमारा, 1 2 3 4, 50 के बाद 4 लाइन्स और है तो 54 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब होगा इसका यूनिट, लिखा हुआ है ऑलरेडी। अच्छा बेटा, अगर मैं कुछ क्वेरीज आप लोगों की मिस कर रहा हूँ तो जैसे मैंने पहले बताया, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, कि यू कैन सी मिस हुसवा एज अ को होस्ट, तो आप उनको भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेरी अनआंसर्ड जा रही है तो आप मीनवाइल मैसेज कर दें मिस हुसवा को जूम पे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कलेक्टेड। ठीक है, 1 मोल of any gas occupies a volume of 24 decimeter cube at RTP. Here you want, if you want, you can use the ratio method. You know that 1 mole of a gas has a volume of 24,000 centimeter cube. Right now, the volume of gas that has been collected is 54 cm cube. तो उसमें कितने मोल्स होंगे? अदरवाइज मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए या वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए भी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया है। इफ यू वांट टू कन्वर्ट द मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मोल्स, तो यू कैन जस्ट डू V डिवाइडेड बाय 24 डेसीमीटर क्यूब। लेकिन अगर वॉल्यूम आपका सेंटीमीटर क्यूब में, तो आप उसको 24,000 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम आपका है 54 और जो मोलर गैस वॉल्यूम है वो 24,000 है, तो दिस वुड गिव यू 0.00225 मोल्स, राइट। मूविंग ऑन, part 4 says the student uses this information to calculate the relative atomic mass of M. अब इस information से relative atomic mass of M कैसे calculate कर लिया वो देखना है। Suggest a reason why the method 2 is less accurate than method 1. क्या हो सकता है ऐसा मेथड 2 में जो मेथड 1 में नहीं हो रहा था? देखिए, इसमें आप गैस कलेक्ट कर रहे हैं और उसके वॉल्यूम को यूज करके आप मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। वंस यू नो द मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है मेटल कार्बोनेट का, वो एसिड के साथ हो रहा है। तो जो रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट का विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस विल गिव यू सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब आप वंस यू फाइंड द मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यू कैन फाइंड द मोल्स ऑफ मेटल कार्बोनेट एम, और फिर उसका मास जो आपने डाला होगा उस मास को यूज करके और इन मोल्स को यूज करके आप अगेन इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, एंड फ्रॉम इट्स मॉलिक्यूलर मास आप उसका एटॉमिक मास निकाल लेंगे।
ठीक है, एटॉमिक मास आप कार्बन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मासेस को माइनस करके मेटल एम का एटॉमिक मास निकाल लेंगे। तो इंफॉर्मेशन तो आपके पास पूरी है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली आप क्या ऐसा ब्लंडर कर सकते हैं इसमें कि ये एरर आ सकता है इसमें। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम कलेक्ट करना एक मुश्किल काम है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब आपने ये रबर बम उठाया है, इसमें आपने मेटल कार्बोनेट डाला। मीनवाइल जब आप मेटल कार्बोनेट डाल रहे थे, तो जैसे ही मेटल कार्बोनेट थोड़ा सा भी नीचे गिरेगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाए स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप रबर बंग लगा रहे हैं और उस ड्यूरेशन में अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्केप हो जाती है, तो वो तो आपने कलेक्ट नहीं की ना। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना एक अलग बात है, रेट ऑफ रिएक्शन में इतना एरर नहीं होगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूअसली आपकी रिलीज हो रही है, तो यू कैन ऑलवेज मेजर द वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन यहाँ पे जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलनी है, आपने हर हाल में वो सारी की सारी कलेक्ट करनी है। अगर उसमें से कुछ स्केप हो जाती है या कुछ लीव कर जाती है किसी ट्यूब लगाते वक्त या बंग लगाते वक्त, तो वो सोर्स ऑफ एरर है। लेकिन जब हम मेथड वन कर रहे थे, तो मेथड वन में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कलेक्ट ही नहीं कर रहे थे, हम बस डिक्रीज इन मास लेके आना चाह रहे थे सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल के। तो वो ज्यादा एक्यूरेट है, वो ज्यादा इजी है, वहां पे सोर्स ऑफ एरर कम है। आप बस उसको हीट करते रहें कब तक, जब तक मास डिक्रीज होना बंद ना हो जाए। वंस ऑल द मास become constant, it means there is no more metal carbonate left in the test tube। तो सिर्फ और सिर्फ मेटल ऑक्साइड होगा और सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गया है उसमें। तो इसमें हमारे पास एरर के चांसेस कम है, कोई प्रैक्टिकल एरर हम इसमें नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटल एरर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल एरर क्या है कि आप कह रहे हैं कि 54 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुआ है, क्या पता ज्यादा प्रोड्यूस हुआ हो, कुछ स्केप हो गया हो ट्यूब लगाते वक्त या बंग लगाते वक्त। ठीक है जी, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? इसमें आप ये लिख सकते हैं, सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस मे escape while putting a bung or stopper to the flask। सेकंड सोर्स ऑफ एरर पता है क्या हो सकता है? जब आप मास मेजर कर रहे हैं, तो आप बस हीट कर रहे हैं और मास बैलेंस पे टेस्ट ट्यूब को रख रहे हैं। तो वहां पे देखें, ह्यूमन एरर होना बहुत मुश्किल है। मतलब टेस्ट जो आपका मास बैलेंस होता है वो डिजिटल वैल्यू देता है आपको। अब अगर आप डिजिटल वैल्यू देख के, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बताएं अभी टाइम क्या हो रहा है, तो आप अपनी स्क्रीन पे जब टाइम देखेंगे, तो मेरे पास टाइम हो रहा है 12:09। अब क्या चांसेस है कि आप ये टाइम यहां से देख के गलत बता दें? बहुत रेयर चांस है, कोई होगा शायद जो ये टाइम भी देख के गलत बता दे, लेकिन बहुत रेयर चांस है। लेकिन जब आप गैस सिरिंज पे यहाँ पे वॉल्यूम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप गलत पढ़ लें। ठीक है, अगर आपने यहाँ से सिरिंज पे पढ़ना है, ये 54 cm³ है, कोई 55 पढ़ ले, कोई 53 पढ़ ले, तो ये भी एक सोर्स ऑफ एरर है। मास बैलेंस पे मास मेजर करते वक्त मेथड वन में ये सोर्स ऑफ एरर आपका नहीं होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली, हाँ, जैसे इन भाई साहब कह रहे हैं कि 1290 हो रहे हैं, तो ये गलतियां हो सकती हैं। पैरेलैक्स एरर भी हो सकता है रीडिंग पढ़ते वक्त, मतलब आप गैस रेंज को इनएक्यूरेटली पढ़ लें, क्योंकि उसकी जो स्केल की रेजोल्यूशन होती है वो कम होती है, मार्किंग करीब करीब होती है। एक काम ये भी हो सकता है। अच्छा जी, आइडेंटिफाई अ हैजर्ड इन मेथड टू एंड सजेस्ट अ सेफ्टी प्रिकॉशन टू रिड्यूस द रिस्क एसोसिएटेड विद द हैजर्ड। अब मेथड टू में यू आर डीलिंग विद द एसिड, तो एसिड जो है वो कोरोसिव होता है, डेट कैन बर्न योर स्किन। और उसका सेफ्टी प्रिकॉशन क्या होता है? यू वेयर सेफ्टी ग्लव्स एंड गॉगल्स। ठीक है, मैं एक आपको जो डिफरेंट हैजर्ड्स होते हैं वो मैं आपको एक फाइल में लिख के दे दूंगा। जैसे एसिड्स कोरोसिव होते हैं, अल्कलीज कोरोसिव होते हैं। जब आप किसी चीज को हीट कर रहे होते हैं, तो वो भी एक सेफ्टी हैजर्ड है आपके पास, कि आप अपने आप को ना जला लें। बाकी सेफ्टी प्रिकॉशंस में, वेन एवर यू आर डीलिंग विद द एसिड, ऑलवेज वेयर गॉगल्स एंड सेफ्टी ग्लव्स। और यूजुअली लैब कोड आपको बोला जाता है पहनने के लिए, लेकिन यहाँ पे आप सेफ्टी गॉगल्स लिखिएगा और आप ग्लव्स लिख सकते हैं, क्योंकि एसिड स्प्रे होता है ना, तो वो आपकी आंखों में जा सकता है। ठीक है भाई, तो मेटल्स के क्वेश्चंस जो है ना, वो नियरली आपके थ्योरी पेपर जैसे ही आते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के भी थ्योरी पेपर जैसे ही आते हैं। थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन देखते हैं, आइडिया होगा आपको कि क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस में। बाकी इलेक्ट्रोलिसिस में कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मैं एक ग्राफ वाला क्वेश्चन अभी आपको करवाता हूँ। पहले आई गेस इलेक्ट्रोलिसिस से वार्म अप के लिए डायरेक्ट यही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन में आपके पास मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन वन में बेटा एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रोलिसिस में अगर हाइड्रोक्साइड आयन ने कहीं पे निकलना है, और इलेक्ट्रोलाइट के साथ हमेशा डाइल्यूट लिखा हुआ होगा, ठीक है, जो थ्योरी में हम डिस्कस करते थे। इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन हम क्वेश्चन टू से स्टार्ट करते हैं जरा।
इसमें ग्राफ है, वो ग्राफ भी प्लॉट करेंगे खुद से, और फिर देखेंगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। अच्छा जी, क्वेश्चन 2 says a student passes electricity through an aqueous solution of zinc sulfate using an inert anode and a zinc cathode of known mass। देखिए, एनोड जो है वो इनर्ट ली हुई है। इनर्ट एनोड का मतलब क्या है कि या तो वो ग्रेफाइट की होगी, या फिर वो प्लेटिनियम मेटल की भी हो सकती है, या किसी ऐसे मेटल की हो सकती है जो इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बट यूजुअली हमने ग्रेफाइट या प्लेटिनियम की देखी है। लेकिन उन्होंने जो कैथोड लिया है वो जिंक मेटल का लिया हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट में इन्होंने जिंक सल्फेट सोल्यूशन लिया हुआ है, जिसमें जिंक 2 पॉजिटिव आइंस होंगे, सल्फेट आइन होंगे, और क्योंकि ये एक्वस इलेक्ट्रोलाइट है सो इट मस्ट हैव H पॉजिटिव आइन एंड हाइड्रोक्साइड आइन। ये 4 आइंस इसमें होंगे। जिंक इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। हमें इस इलेक्ट्रोलिसिस की इक्वेशंस भी पता है क्या होनी चाहिए। कैथोड पे वी विल बी हैविंग 2 आइंस। कौन कौन से? Zn2 पॉजिटिव आइन एंड H पॉजिटिव आइन। अब अगर मैं अपनी कैथोड की इक्वेशंस बनाता हूं अपने सिलेक्टिव डिस्चार्ज को देखते हुए, तो सिलेक्टिव डिस्चार्ज हमारे पास क्या होता है? सिलेक्टिव डिस्चार्ज हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज में जो आयन नीचे होता है वो रिड्यूस होता है। हमने तो ऐसे ही पढ़ा हुआ है, राइट। अब यहां पे वो कह रहा है कि जिंक इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। अब फाइनली जिंक यहाँ पे डिपॉजिट कैसे हुआ है? हमारे हिसाब से तो H पॉजिटिव आयन को रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस बननी चाहिए थी, तो उसके लिए हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे कह रहा है आफ्टर 5 मिनट्स द स्टूडेंट रिमूव द कैथोड टू डिटरमिन द मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड। स्टेट what the student does to the cathode after removing it from the solution before placing it on the balance to measure its mass। देखिए भाई, पहले बात तो आप एक ये स्टैब्लिश कर लें कि अगर आप यहाँ पे कहते हैं कि why not H पॉजिटिव आइन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो पहले H पॉजिटिव आइन ही रिड्यूस्ड हो रहा होगा टू गिव हाइड्रोजन गैस। once all the hydrogen gas has been removed, then zinc cations will start getting reduced at the cathode to form zinc metal। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें आपसे ये कहा जा रहा है स्टेट व्हाट द स्टूडेंट डज टू द कैथोड आफ्टर रिमूविंग इट फ्रॉम द सॉल्यूशन before placing it on the balance to measure its mass। Why we are measuring the mass of zinc cathode? Because if zinc metal is depositing at the cathode, it means there will be an increase in mass of zinc cathode। ठीक है, तो हम जब इलेक्ट्रोलाइट से इसको बाहर निकालेंगे तो ऐसा क्या है इसमें कि मुझे करना पड़ेगा बिफोर पुटिंग इट ऑन द मास बैलेंस। हम स्क्रैपिंग थोड़ी करेंगे, हमने जिंक हटाना थोड़ी है। जिंक कितना डिपॉजिट हुआ है उसका मास निकालना है, तो हम उसको बेटा ड्राई करेंगे। जब आप किसी चीज को सोल्यूशन से बाहर निकालोगे तो वो वेट हो रही होगी ना, उसको ड्राई करोगे। ठीक है, उसके साथ कोई इलेक्ट्रोलाइट भी लगा हुआ रह सकता है, कोई और आइंस भी इसके साथ चिपके हुए हो सकते हैं। तो इट्स बेटर यू वॉश इट विद डिस्टिल वाटर एंड ड्राई इट एंड देन यू वे द मास। तो आप इसको पहले वॉश करें, लेकिन डिस्टिल वाटर से। वॉश विथ डिस्टिल वाटर एंड ड्राई। अब ड्राई करने के लिए आप कोई टॉवल ले लें या टिश्यू पेपर ले लें, बस ड्राई लिख दें आप। The student measures the mass of the cathode and then puts it back into the circuit and continues the experiment। The student determines the mass of zinc deposited after every 5 minutes। If you leave this electrolysis to continue, तो मास ऑफ जिंक जो है वो मजीद डिपॉजिट होगा, होता जाएगा होता जाएगा, जब तक सारे के सारे जिंक 2 पॉजिटिव आइन यहाँ पे खत्म नहीं हो जाते इलेक्ट्रोलाइट में। तो इन्होंने क्या किया, इसको दोबारा रखा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, और 5 मिनट्स बाद फिर निकाला और फिर देखा कि मास क्या हो गया। देयर इज फर्दर इंक्रीज इन मास, मतलब मोर जिंक मस्ट हैव गेट डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। आफ्टर फर्दर 5 मिनट्स और फिर डिपॉजिट हो गया मास, आफ्टर अनदर 5 मिनट्स और मास डिपॉजिट हो गया। इस तरह से इफ यू सी आफ्टर 25 minutes there is no further increase in mass of zinc, it means this electrolysis must have completed at 25 minutes। बट 20 मिनट्स और 25 मिनट्स मैं ये नहीं कह सकता कि एग्जैक्टली 25 मिनट्स पे आके ये इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट हुई है, क्योंकि 20 पे 1.2 था, 25 पे 1.3 है, 24 पे क्या था मुझे थोड़ी ना पता है। क्या पता 24 पे 1.3 हो गया, मैं तो अपनी ऑब्जर्वेशन ले ही 25 पे रहा हूँ, 24 पे तो मैंने निकाला ही नहीं। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोलिसिस मस्ट गेट कंप्लीटेड बिटवीन 20 एंड 25 में।
और अगर मैं ये पता करना चाह रहा हूँ कि बिटवीन 20 एंड 25 मिनट कब एग्जैक्टली इलेक्ट्रोलिसिस खत्म हुआ है, तो वी विल गो फॉर अ ग्राफ, जैसे हम एनर्जेटिक्स में टेम्परेचर के वक्त देख रहे थे। अब इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है प्लॉट द रिजल्ट्स फ्रॉम द टेबल ऑन द ग्रिड, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द फर्स्ट 5 पॉइंट्स, ड्रॉ अनदर स्ट्रेट लाइन थ्रू द लास्ट 3 पॉइंट्स, एक्सटेंड बोथ द लाइन सो दे इंटरसेक्ट। ठीक है जी, चलो बनाएंगे। स्केल्स ऑलरेडी सेट हैं, बस हमें जो है वो प्लॉट करना है ग्राफ। 0 पे 0 है, 5 पे 0.29 है। 0,0, 5 पे वी हैव 0.29, तो 0.2। अब आपने कैसे पढ़ना है ग्राफ को वो हम 2 क्लासेस से बात कर रहे हैं, लास्ट 2 क्लासेस से, तो अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए। तो 0.29 वुड बी समवेयर ओवर हियर, और 10 पे 0.59 है, 15 पे 0.88 है, 20 पे 1.2 है, और 25 पे 1.3 है, 30 पे भी 1.3 है, 35 पे भी 1.3 है। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू दी फर्स्ट 5 पॉइंट्स, जो फर्स्ट 5 पॉइंट्स है हमारे, वो ये है। ठीक है, लाइन को हमेशा एक्स्ट्रापोलेट कर दिया करो, एग्जैक्टली सारे पॉइंट्स लाइन पे आ रहे हैं। ड्रॉ अनदर स्ट्रेट लाइन थ्रू दी लास्ट 3 पॉइंट्स, तो लास्ट 3 पॉइंट्स हमारे ये हैं। ठीक है जी, नाउ यूज योर ग्राफ टू डिटरमिन द मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड आफ्टर 18 मिनट्स। 18 मिनट्स पे कितना मास डिपॉजिट हुआ है वो आप ग्राफ से पढ़ लें। 15, 16, 17 एंड 18, 18 इज ओवर हियर। ठीक है, आप लोग ग्राफ ध्यान से बनाया करें, मैं बहुत स्पीड में बना रहा हूं। राइट, तो ये 1 और 1.1 के बीच में 1.2, 1.4, सॉरी 1.2 तो नहीं, 1.02, 1.04, 1.06 पे आ रहा है। This is 1.06 gram. Use your graph to determine the minimum time taken for all the zinc to be deposited. देखिए, जो टाइम है जिसमें सारा का सारा जिंक डिपॉजिट हो गया है वो 1.3 के बाद इंक्रीज नहीं हुआ, तो वो 25 है या नहीं वो मैं कंफर्म नहीं कह सकता। वो शुड बी इन बिटवीन 20 एंड 25 सेकेंड्स। तो हमारी इस ग्राफ से ना हम वही तो निकाल सकते हैं, जो ग्राफ की इंटरसेक्शन लाइंस हैं वो क्या शो कर रही हैं कि भाई आफ्टर दिस वैल्यू देयर इज नो फर्दर, ये जो वैल्यू है इसके बाद देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन मास, तो यहां से मास कांस्टेंट हुआ है। हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो हमें बता रहा है यहाँ से मास कांस्टेंट हुआ है, क्योंकि हमने वो बीच की ऑब्जर्वेशन ली नहीं, लेकिन ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से मास जो है वो कांस्टेंट हुआ है, तो ये वाला वो टाइम है जहां पे सारा का सारा जिंक डिपॉजिट हो गया होगा। तो ये आपने ग्राफ से रीड करना है। ये कुछ पॉइंट आ रहा है मेरा। ठीक है, मेक श्योर आप प्रॉपर स्केल से इसको प्रॉपर करें भाई, मेरा थोड़ा सा ना आगे पीछे हो रहा है ये। तो इस 21 एंड 22 के बीच में, तो 21.5 मिनट्स, 21.5 मिनट्स पे आ रहा है। लेकिन ये जो आज के ग्राफ के आंसर्स आए, एग्जैक्ट यही आंसर्स मार्किंग की में भी गिवन है, तो आज मतलब सही आ रहा है। ठीक है भाई।
आगे बढ़े। अच्छा, एटीपी के ना मैं आपको दो ईयरली पेपर्स भी करवाऊंगा, लेकिन बाद में। ठीक है, आफ्टर पेपर 2 ईयरली पेपर्स। इलेक्ट्रोलिसिस के तो हम बस यही देखेंगे, बाकी वो थ्योरी पेपर रिलेटेड है। बाकी ना मैं एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस दिखाना चाह रहा हूँ आपको। नहीं बेटा, ब्रेक आज नहीं ले रहे हम, क्योंकि आज हमारी क्लास ऑलरेडी 12:30 पे है, लेकिन हम उसको 12:45 तक एक्सटेंड करेंगे। तो ब्रेक की हमें नीड नहीं है, ना गुंजाइश है ब्रेक की अभी। देखिए ये इजी है। अब देख, मेरी एक हमने ये बनाए हुए तो है टॉपिकल इसके, लेकिन आप मेरी एक बात समझें कि जो आपका अब एटीपी का पेपर है ना, वो 40 मार्क्स का है सिर्फ। पहले होता था 60 मार्क्स का। जब ये 60 मार्क्स का पेपर होता था तो इसमें टेस्ट फॉर आइंस का क्वेश्चन भी निकलता था आराम से। इसमें मोल्स एंड टाइट्रेशन भी निकलता था। इसमें इलेक्ट्रोलिसिस या एनर्जेटिक्स में से भी क्वेश्चन निकलता था, रेट ऑफ रिएक्शन का भी निकलता था, और एक्सपेरिमेंटल के भी कुछ पार्ट निकल जाते थे, ऑर्गेनिक के भी निकल जाते थे, रेडॉक्स भी निकाल लेते थे पहले ये। अब इन्होंने 40 मार्क्स का पेपर कर दिया है, तो 20 मार्क्स इन्होंने कम कर दिए। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि वो इन सारे टॉपिक से एक साथ क्वेश्चन निकाल दे। अब क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस का छोटा सा क्वेश्चन है, रेट ऑफ रिएक्शन या एनर्जेटिक्स से आपको ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा ग्राफ व्राफ वाला। बाकी टेस्ट फॉर आइंस का क्वेश्चन हर हाल में आना ही आना है एटीपी में। मोल्स एंड टाइट्रेशन का क्वेश्चन हर हाल में आना ही आना है। तो मोर देन हाफ मार्क्स ऑफ योर एटीपी पेपर विल बी कवर्ड विद टेस्ट फॉर आइंस एंड मोल्स एंड टाइट्रेशन। तो अब जो बचा है आपके पास वो इन टॉपिक्स से आना है। तो अब इन टॉपिक्स का हम इतना ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते चीजों को, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे अब एटीपी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कल से जो हमारी क्लासेस हैं वो टेस्ट फॉर आइंस का है, कल आई गेस टेस्ट फॉर आइंस का है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें अच्छे से सीखना है। उसके हम बहुत रीसेंट क्वेश्चंस और बहुत डिटेल में प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, आई जस्ट टोल्ड यू कि कौन से इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री इज एवरग्रीन, कुछ ना कुछ आ सकता है। हाँ बाकी देखिए, प्लानिंग का क्वेश्चन हर हाल में आना है। भाई देखिए, 5 to 6 मार्क्स तो प्लानिंग का क्वेश्चन हो गया, 9 to 10 मार्क्स आपका हो गया टेस्ट फॉर आइंस का, और फिर आपका रह गया मोल्स एंड टाइट्रेशन का 9 to 10 मार्क्स। तो आपका मोर देन हाफ ऑफ द एटीपी तो यही खत्म हो गया ना। अब आप उसके बाद 9-10 मार्क्स का एवरेज बचा है, जिसमें उसने खेलना है रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन के साथ, एनर्जेटिक्स के साथ भी खेलना है, और आपका एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री भी उसने बीच बीच में कहीं लेके आना है। तो कितना खेलेगा, उसके पास मार्जिन ही नहीं है ना। तो वह आपको क्वेश्चंस के छोटे छोटे पार्ट देगा, या इनमें से किसी एक चैप्टर पे के क्वेश्चन बना के छोड़ देगा। बाकी आपने टेस्ट फॉर आइंस अपना अच्छे से पक्का करना है, और बोल्स एंड टाइट्रेशन पक्का करना है जो हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। और प्लानिंग के क्वेश्चन मैंने आपका ईद के बाद प्लानिंग की क्लास स्केड्यूल की है। और फिर जब हम ईयरली करेंगे इसके, तो ईयरली में आप बहुत इजीली से आपको समझ आ जाएगा कि प्लानिंग का क्वेश्चन कैसे करना है, टेस्ट और आइंस का कैसे करना है। मोल्स वाला क्वेश्चन आपका आधा क्वेश्चन तो हो जाएगा बड़ी आसानी से, कुछ पार्ट आपका जरूर फंसता है उसमें, वो प्रॉब्लम करता है। प्लानिंग वाले क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से हो सकते हैं, बट मोस्टली वो होते हैं आपके एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री रिलेटेड, ऑर्गेनिक रिलेटेड। और उसके लिए मतलब आपको बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ चैप्टर्स नहीं चाहिए होता। प्लानिंग के कुछ रूल्स होते हैं प्लानिंग क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। आप अपैरेटस का नाम जरूर लिख रहे होते हो उसमें, आप मेथड जरूर लिख रहे होते हैं उसमें, आप उसमें कंट्रोल वेरिएबल जरूर लिख रहे होते हैं। तो ये कुछ हेडिंग्स हैं जो आपको लिखनी ही लिखनी है। तो जब आप उन हेडिंग्स को फॉलो करते वक्त अपने आंसर्स लिखते हैं, तो बहुत इजीली आप मार्क्स स्कोर करना शुरू कर देते हैं उसमें। प्लानिंग के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस से सीख सकते हैं, क्योंकि प्लानिंग के जब आप क्वेश्चंस देखेंगे थ्रू आउट जो आपके पास आए हुए हैं, तो वो प्रैक्टिस करते करते आपको समझ आ जाएगा कि प्लानिंग का क्वेश्चन कैसे करना है, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं प्लानिंग के। Anyways, this question says a student uses chromatography to separate the dyes in a food coloring. Figure 1.1 shows the apparatus the student uses. They have chromatography. Chromatography करने के लिए वो एक बीकर के अंदर सॉल्वेंट डाल के हम क्रोमेटोग्राम पेपर उसमें डिप करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो नेम द apparatus X. So apparatus X is your beaker, एंड स्टेट वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ लिड ऑन एक्स। बीकर के ऊपर लिड इसलिए रखवाइए क्योंकि जो सॉल्वेंट है ये जरूरी नहीं है कि हमेशा वाटर हो, या ये जो आपके डाइज हैं ये वॉलेटाइल भी हो सकते हैं। तो क्या पता ये पेपर पे ऊपर मूव करने के बाद ये इवेपोरेट भी हो सकते हैं। तो वी हैव टू स्टॉप द इवेपोरेशन ऑफ द सॉल्वेंट और द डाइज टू प्रिवेंट solvent from evaporation.
अच्छा देखो, मैं आपको एक टिप बताता हूँ छोटी सी। अब आपने ना एटीपी के ग्राफ वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, टेस्ट फॉर आइंस वाले आप लिख के करेंगे, मोल्स एंड टाइट्रेशन वाले आप सॉल्व करेंगे। बाकी के जो टॉपिक से क्वेश्चन है ना, वंस यू हैव डन 5 to 6 क्वेश्चंस फॉर एवरी टॉपिक, उसके बाद आपको ना सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। बी स्मार्ट अबाउट इट, ठीक है। अब आप खोलें अपने क्वेश्चंस और साथ में खोलें मार्किंग की। आप क्वेश्चन पढ़े, आंसर सोचे, देखें मार्किंग की में है या नहीं। अगर है तो आगे बढ़ो, अगर नहीं है तो वहीं पे उसको समझो कि जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर कैसे होता है। इस तरह से आप बहुत बड़ा बैंक कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से एटीपी करेंगे, बहुत इजीली एटीपी हो जाता है। आप वहीं से याद करते जाएं। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल किसी को लगता था कि नहीं, ये कोई एक अलग ही अपैरेटस हम लेते हैं क्रोमेटोग्राफी में, जब आप आंसर देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि नहीं, ये तो बीकर होता है। बार बार यही चीजें रिपीट होती हैं। अब लिड लगाने का पर्पस, अब आप कह सकते हैं कि भाई हमारे माइंड में तो नहीं आया लिड क्यों लगाई है। अब कुछ लोग लिखते हैं कि एयर अंदर जाएगी इसमें, इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए लगाई हुई है। तो सॉल्वेंट, अब देखें, अगर आपके माइंड में आप लोग लैब नहीं जाते, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को लैब नहीं लेके जाया जाता ना, आप लोगों को इतनी प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करवाई जाती है। कभी ले भी जाते हैं तो रेगुलर क्लासेस नहीं होती हैं प्रैक्टिकल्स की, तो जो भी आपने सीखना है इन पेपर से ही सीखना होता है, ठीक है। अब अगर आप कहें कि आपको एक लिस्ट डाउन करके दे दी जाए कि कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, तो कभी भी कुछ भी पूछ लेता है। और वो चीजें आपको कहाँ से पता चलती हैं, जब आप पास्ट पेपर्स करेंगे, आंसर देखते जाएंगे, तो आप प्रो हो जाएंगे उस चीज में। स्टेट बाय द स्टार्ट लाइन इज अबव द लेवल ऑफ द सॉल्वेंट ड्रॉन इन पेंसिल। देखिए, ये एक दो पॉइंट की ऐसी चीजें होती हैं जो कि आउट ऑफ द ब्लू आ जाती हैं, बट रेस्ट ऑफ द अदर पार्ट्स ये आपने थ्योरी में पढ़े हुए होते हैं। अब आपको पढ़ाया गया है ना कि अबव द लेवल ऑफ सॉल्वेंट क्यों होता है और पेंसिल से ड्रॉ क्यों किया जाता है। अगर मैं स्टार्ट लाइन को सॉल्वेंट के अंदर डाल दूंगा तो जो डाई है, या जो मैंने यहाँ पे जो भी स्पॉट लगाया है जिसकी मैं सेपरेशन करना चाह रहा हूँ, वो तो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। सो दैट डाई does not dissolve into solvent. And why it is drawn in with pencil? Because अगर इंक से बनाएंगे लाइन तो वो जो इंक है वो भी डिसॉल्व हो जाएगी सॉल्वेंट में, और वो इंटरफेयर करेगी और वो भी साथ साथ मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है। if drawn in ink, it will interfere with results. Or alternatively, you can also write it like this: pencil does not dissolve in solvent. Pencil is made up of graphite actually. It does not dissolve with solvent. ग्लास जार तो कुछ होता ही नहीं है, गैस जार होता है, और गैस जार इतना वाइड थोड़ी होता है। गैस जार हमने पढ़ा था ना अपर डिलीवरी डाउनवर्ड डिलीवरी में। अच्छा जी, पार्ट डी में दे आर सेइंग द आरएफ वैल्यू ऑफ वन ऑफ द डाइज इन द फूड कलरिंग इज 0.6। इन द सेपरेशन दिस डाई ट्रेवल्स 5.7 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट ड्यूरिंग द सेपरेशन। अब आरएफ वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता है, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट divided by distance traveled by solvent front। आरएफ वैल्यू आपको दी हुई है उन्होंने, और डाई ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है सॉल्यूट ने वो दिया हुआ है, और सॉल्वेंट फ्रंट का डिस्टेंस आपको मांगा हुआ है, तो वो आप इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। वेरी इजी। अब ये थ्योरी आपकी पक्की होनी चाहिए इसके लिए। वो आ जाएगा 5.7 डिवाइड बाय 0.6, दिस इज कमिंग आउट एज 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पहले आते थे, बट आप आ भी सकते हैं अभी भी। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है, जितने ज्यादा पेपर प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें आप सीखते जाएंगे। इसमें इट्स वेरी इजी क्वेश्चन वैसे। टू गैसेस ए एंड बी हैव द प्रॉपर्टी शोन।
अच्छा, क्रोमेटोग्राफी करते कैसे हैं उसका पूरा प्रोसेस भी लिखने के लिए आने चाहिए आपके पास। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास एक, लेट्स से वी हैव सम फूड या फिर कोई एक प्लांट है जिसकी हमें क्रोमेटोग्राफी करनी है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्रोमेटो, ये प्लानिंग के क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा मैं। सबसे क्या करेंगे क्रोमेटोग्राफी करने के लिए, यू विल टेक एनी सैंपल दैट यू वांट टू रन द क्रोमेटोग्राफी फॉर। फर्स्ट यू विल क्रश दैट सॉल्यूट, जो अगर आपके पास वो सॉलिड फॉर्म में, अगर इंक है तो आपने डायरेक्टली स्पॉट लगाना है, बट लेट से अगर जो सैंपल है जिसकी क्रोमेटोग्राफी करनी है कोई सॉलिड है, जैसे कुछ प्लांट लीव्स हैं, ठीक है, हर्ब्स हैं, उनकी आपने क्रोमेटोग्राफी करनी है, उसमें देखना है और कौन कौन सी चीज है। यू विल पुट इनटू अ क्रूसिबल, यू विल ऐड सम वाटर टू इट एंड यू विल क्रश इट टू मेक अ पेस्ट आउट ऑफ इट। ठीक है, एक सॉल्वेंट बना दें उसको ना क्रश करके। देन you will take a chromatogram paper, draw a baseline over the chromatogram paper, take a suitable solvent, you just write it as a suitable solvent, आपको नहीं पता कौन सा solvent है। over the baseline put a spot of mixture on the baseline, insert the chromatogram paper into the solvent, ensuring that the baseline stays above the solvent level। ठीक है, once the chromatography is done, once the solvent travels the distance, certain distance, जो solvent front है, take out the chromatogram paper, let it dry, measure the distance of the solute and the distance of the solvent front, find the RF value by using the formula state करते हैं, ये planning में करवाऊंगा मैं आपको। Anyways, question number 2 says two gases A and B have the property shown। वाटर से अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वाटर भी तो मूव करेगा ना, और यूजुअली जब हम सॉल्वेंट ले रहे होंगे वो वाटर ही ले रहे होंगे, बट समहाउ अगर आप सॉलिड डायरेक्टली क्रश नहीं कर सकेंगे, वो वाटर सिर्फ इसलिए डाला है ताकि वो क्रश करके पेस्ट बन जाए। अच्छा भाई, टू गैसेस ए एंड बी हैव द प्रॉपर्टी शोन, गैस ए इज लेस देन एयर, insoluble in water and colorless, gas B is less than air, soluble in water and brown। Some sets of apparatus P, Q, and R used to collect the gases shown. Name the apparatus D. Apparatus D is your boiling tube. We always prefer writing boiling tube. ठीक है, आप टेस्ट ट्यूब लिख सकते हैं, बट मेक श्योर कि हमेशा बॉइलिंग ट्यूब ही इन कामों के लिए यूज हो रही होती है। Q is used to collect gas B. Where is Q? Q is used to collect gas B. Okay, this is Q. State why R is not used to collect gas B। R में आपने वाटर लिया हुआ है, अब गैस B जो है वो soluble in water है। जब soluble in water है तो वाटर से पास कैसे करवा के कलेक्ट करोगे, वो तो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी। तो सिंपल क्या है, बिकॉज गैस B इज soluble in water। ठीक है, स्टेट वाई P इज नॉट यूज टू कलेक्ट गैस B। P इसलिए नहीं यूज किया टू कलेक्ट गैस B बिकॉज apparatus P is downward delivery of air, and downward delivery of gas can be collected only if your gas is heavier than air। अब इसने कहा है लेस डेंस देन एयर है गैस ए, तो गैस ए कैन नॉट बी कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिलीवरी मेथड बिकॉज इट इज लेस डेंस देन एयर। गैस बी इज less dense than air। State why R is more suitable than Q to collect gas A। R is more suitable than Q। देखिए, जो गैस A है वो इनसॉल्युबल है वाटर में, तो दोनों मेथड से ही हो सकती है, और लेस डेंस देन एयर है तो अपर डिलीवरी मेथड से भी हो सकती है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा ये कलरलेस गैस है कि ये गैस, ये जो बॉइलिंग ट्यूब है ये फिल हो गई है। आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि कब सारी की सारी एयर बाहर आ गई है और पूरी बॉइलिंग ट्यूब जो है वो गैस ए से फिल हो गई है। वाटर के केस में वाटर का लेवल से तो आपको पता लगेगा ना कि कहाँ तक गैस फिल हुई हुई है। ठीक है, सो इन apparatus Q it would not be possible to tell when the boiling tube has filled with the gas A। In Q we cannot determine when gas A is, या when tube is completely filled।
ठीक है भाई। चलो, जस्ट ट्राई अदर क्वेश्चंस ऑफ दीज थ्री चैप्टर्स ऑन योर ओन। बता दें बाकी आप लोग, अगर प्रॉब्लम होगी तो हम लोग ड्यूरिंग ईच डे, सेकेंड डे पे या समवेयर अराउंड थर्ड डे एक क्वेरी क्लास रख लेंगे जिसमें एनर्जेटिक्स के तो मुझे कुछ क्वेश्चंस करवाने हैं आपको। अब आपके पास होमवर्क में क्या क्या जमा हो चुका हुआ है? होमवर्क में आपके पास है इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन, मेटल्स के क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री के क्वेश्चन, और आपके पास है एनर्जेटिक्स के क्वेश्चंस। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप 2023 और 2024 के पेपर्स करें। उसमें जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम कर रहे हैं पहले वो डिस्कस करें, उसके बाद फिर आप पुराने क्वेश्चंस पे जाएं। कल जो हमारा स्केड्यूल है वो हम पढ़ेंगे टेस्ट फॉर आइंस। अब वो मेन काम है एटीपी का। अभी तक जो काम था वो मिसलिनियस काम था, आया आया, नहीं आया नहीं आया। लेकिन जो काम हर हाल में आना है एटीपी में वो हमारा स्टार्ट होगा कल से, जो कि टेस्ट फॉर आइंस एंड गैसेस है। टेस्ट फॉर आइंस एंड गैसेस का टेबल आपके पास है। मैंने आपको एक बार कहा था कि आपके पास जो एटीपी के फोल्डर्स हैं उसमें टेस्ट फॉर आइंस एंड गैसेस के क्वेश्चंस ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोडेड हैं। आप एक बार उनको देख लें। ठीक है, हम उसके आगे से चीजों को लेके चलेंगे, मतलब वही चीजें दोबारा रिपीट भी करेंगे और आगे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो एक बार आप सुकून से वो वाली क्लासेस देख लें। आपके पास दो क्लासेस होंगी टेस्ट फॉर आइंस की, और एक कॉमन लेबोरेटरी अपैरेटस वाली क्लास होगी। कॉमन लेबोरेटरी अपैरेटस वाली क्लास आप संडे से पहले देखिएगा, बट बिफोर टुमारो मेक श्योर कि आप टेस्ट फॉर आइंस एंड गैसेस की क्लास देख लें। कल हमारी क्लास 11:30 पे स्टार्ट है। अगर उससे पहले आपकी कोई क्लास नहीं है तो मैं आई वुड लव टू स्टार्ट दैट क्लास ऑन 10:30। अगर आपकी 10:30 पे कोई क्लास नहीं है तो हम 10:30 पे स्टार्ट करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं आप लोगों से ग्रुप पे पूछवा लूंगा, अगर आप लोगों की कोई क्लास नहीं है तो विल स्टार्ट फ्रॉम 10:30 और विल एक्सटेंड दैट क्लास टू 12:30। ठीक है, अच्छा खासा काम हो जाएगा। बट मेक श्योर कि जो क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड है उनको एक बार देख लेना। अगर आपने वो साथ पढ़ी थी तो आप उनको एज अ रिवीजन ही देख लें बस। चलो भाई।